आज हमने जो हमारा चैप्टर था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसके बारे में मैंने आपको ओवरव्यू देना है और थोड़े से एमसीक्यूज बताने हैं, कैसे कैसे एमसीक्यूज आपको एग्जाम में आते हैं। और इसके अलावा आपकी अगर कोई क्वेरी होगी वो भी आपको मैंने बतानी है। और इसके अलावा मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ जो आज की आपकी क्लास है, तो स्टूडेंट्स को आने दो, उसके बाद मैं आपको टिप्स स्टार्ट करवाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा जो चैप्टर हमारा ऑलरेडी चल रहा था और कंप्लीट हो चुका है। उसमें आपको मैं पहले टिप्स दूंगा, उसके बाद हम करेंगे एमसीक्यू, और उसके बाद मैं आपको सॉरी पहले मैं ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद हम करेंगे एमसीक्यू, एंड उसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। आप सभी लोगों से मेरे को बहुत प्यार मिल रहा है, क्योंकि मैंने आज मेरी फर्स्ट वीडियो चेक की जिस पर मुझे नियर अबाउट 500 प्लस व्यूज़ मिल चुके हैं, और इवन की वॉचिंग आवर्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे। उसके लिए आप सभी का थैंक यू। और अगर आप में से किसी को भी सब नेटवर्क इशू है थोड़ा सा, आज का हमारा टॉपिक है जो पार्टनरशिप पर है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। जो भी आपका डाउट रहेगा मैं आज ही आपको क्लियर करवा दूंगा। तो हम अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर का ओवरव्यू। जो हमारा चैप्टर ऑलरेडी चल रहा था, हमने मैंने लास्ट लेक्चर अपलोड किया था पास्ट एडजस्टमेंट का, तो मैं आज आपको फुल चैप्टर का ओवरव्यू दूंगा। मैंने सारे लेक्चर्स में आपको क्या क्या पढ़ाया उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो बेसिकली जब मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था, मैंने बताया आपको पार्टनरशिप क्या होती है और पार्टनरशिप में आपको क्या क्या करना होता है। और बेसिकली मैंने जो स्टार्टिंग करवाई थी वो आपको मैंने पार्टनरशिप एक्ट 1932 से करवाई थी कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या होता है। हमारी जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने थे वो
1932 के ईयर्स में बने थे। इसी वजह से इस एक्ट को पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहा जाता है। तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि अगर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस करना चाहते हैं और जो भी उनका प्रॉफिट लॉस है या कुछ भी है उसको डिवाइड करने के लिए वो एग्री हो रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप, उसको पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। तो अगर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, उनके पास सबसे पहले वो बातें होनी चाहिए जिन पर वो एग्री हो रहे हैं, मतलब जो उनका एग्रीमेंट है, जो उनका समझौता है, सबसे पहले उनके पास वो होना चाहिए, जो हम अपनी अकाउंटिंग लैंग्वेज में जिसको पार्टनरशिप रेगुलेशन होते हैं, पार्टनर्स के बीच जो भी होना होता है वो लिखे जाते हैं। पार्टनरशिप में इसके अलावा जो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन कौन से रूल्स अप्लाई होंगे, ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस रह गई तो उसमें कौन से 4 रूल 5 रूल अप्लाई करने हैं आपको। लेकिन उसके अलावा मैं कुछ और भी आपको बताना चाहता हूं उसी सेम लेक्चर का, जो मैंने आज के लिए बचा के रखा था। बेसिकली मैंने उस दिन आपको 5 रूल बताए थे कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आपका होगा वो आपको इक्वल रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। और नंबर सेकंड, किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, किसी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं मिलेगा, किसी को सैलरी नहीं मिलेगी, किसी को कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो सिर्फ मिलेगा पार्टनर को उसके लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी कितने परसेंट, ओनली 6% मिलेगा, और अगर उसने नहीं दिया। लेकिन एक चीज और होती है, अगर बिजनेस का कोई भी मेजर पार्ट है, मतलब कोई भी बिजनेस का बड़ा काम होना है, उसमें सभी पार्टनर्स की कंसेंट जैस में होनी जरूरी है। उस पॉइंट को कहीं भी इन्होंने इन रूल्स में नहीं मेंशन किया। ये रूल मैं आपको बता रहा हूं इन केस अगर ए और बी पार्टनर्स हैं, दोनों पार्टनर्स हैं, बी का बेटा सी, बी का सन सी, उसने एमबीए कंप्लीट किया अपनी, और वो आके बी ए को बोल रहा है कि यार सी को भी हम एज ए पार्टनर, मतलब एज ए थर्ड पार्टनर ऐड करते हैं। लेकिन जब तक ए की कंसेंट नहीं होगी, मतलब जब तक ए उस पर एग्री नहीं होगा, तब तक ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप सी को ऐड कर लो। मतलब जब बिजनेस में जब कोई बड़ा काम होना होता है, तब अगर सारे पार्टनर एग्री होते हैं तब ही वो काम होगा, अदरवाइज वो काम नहीं होगा। इसे ही हम बोलते हैं इसे ही हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, और बेसिकली पार्टनरशिप के पार्टनर्स के बीच में होने वाला समझौता। तो बेसिकली अगर सारे पार्टनर्स उन कंडीशंस पर एग्री होंगे जो भी वो रूल्स लेके आना चाहते हैं, तो उस वही काम बिजनेस में होगा। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताई है कि सी का बेटा तब तक पार्टनर एज ए पार्टनर एंटर नहीं हो सकता जब तक ए एग्री नहीं होगा, मतलब बी का बेटा सी तब तक एंटर नहीं होगा जब तक ए उस पर एग्री नहीं होगा। तो बेसिकली ये था हमारा छठा रूल। मतलब उनके अलावा जो रूल और भी एप्लीकेबल होता है, तो ये भी रूल रहता है कि अगर सारे पार्टनर एग्री नहीं है तो कोई भी काम बिजनेस में नहीं होगा। इसके अलावा नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट मैंने टॉपिक करवाया था आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है उसका भी मैं थोड़ा सा आपको, क्या करते थे, हमें कैपिटल गिवन होती थी, उसमें ना तो पार्टनर, ना तो ओनर का नाम लिखा होता था, ना कुछ भी। तो हमें क्या गिवन होता था, ओनली कैपिटल वर्ड गिवन होता था। तो हम उस कैपिटल को नॉर्मली ट्रीट करते थे, कोई इंटरेस्ट नहीं लगाते थे, कुछ नहीं लगाते थे। लेकिन इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। क्यों डिफरेंट होता है? सपोज पहले सोल प्रोप्राइटरशिप थी। सोल प्रोप्राइटरशिप आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ी है कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है, जब एक ऑनर ही बिजनेस करता है। लेकिन जब पार्टनरशिप की बात आती है, मतलब एक से ज्यादा लोग दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, तो उसमें क्या रहता है, किसी पार्टनर का कम पैसा होता है, किसी पार्टनर का ज्यादा पैसा रहता है। तो इसी डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्लोज हमें दी है। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अप्लाई करते हैं। चार्ज तभी होगा अगर हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, लेकिन वो किस अमाउंट पर चार्ज होगा, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज मैंने
बिजनेस को 50,000 दिया 1 अप्रैल को। उसके बाद बिजनेस को थोड़े से पैसों की जरूरत, 30,000 रुपए डिपॉजिट कर रखे हैं। तो मैं बिजनेस से 1,20,000 पर पूरे साल का इंटरेस्ट मांगूंगा, या फिर मैंने जो अमाउंट बिजनेस ने जितना टाइम यूज किया है सिर्फ उस अमाउंट पर इंटरेस्ट लूंगा। तो बेसिकली बात यही है कि आपको, तो इसीलिए हमने एक टॉपिक किया था कि अगर हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो और हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट, और हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए जो भी प्रोसेस था मैंने आपको मेरे लेक्चर में बता रखा है। आप उस लेक्चर को जरूर सुनो, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको थर्ड टॉपिक करवाया था, प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसमें जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है एज ए चार्ज और एज ए एप्रोप्रिएशन, जो मैं देख रहा हूं बच्चों को काफी प्रॉब्लम आती है। मेरे पास काफी सारी कॉल्स भी आ रही हैं उस टॉपिक के लिए और काफी सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं। एक स्टूडेंट का कल भी मेरे को मैसेज आया था कि सर मेरे को ये चीज क्लियर नहीं हो रही, मेरे टीचर ने मेरे को दे दिया ये क्वेश्चन लेकिन मेरे को पता नहीं चल रहा। तो वो पंजाब मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट का था स्टूडेंट, तो मैंने उसको मेरा लेक्चर सुनने के लिए, तो बेसिकली हम +1 में क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस का एक्सपेंस होता है सारा हमने उस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। जो भी बिजनेस का खर्चा है हमने उस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है और जो भी इनकम है हमने उस अकाउंट में रिकॉर्ड करनी है। लेकिन वो चीज क्या है, वो बिजनेस के लिए कंपलसरी पार्ट है, मतलब सरकार की तरफ से वो मैंडेटरी है। उस पर, उसमें जो भी प्रॉफिट और लॉस हम कैलकुलेट करेंगे उस प्रॉफिट एंड लॉस पर हमें क्या पे करना पड़ेगा, हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो क्यों बनाया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप बिजनेस में बनाया जाता है। और क्यों बनाया जाता है, जो पार्टनर के बीच पार्टनरशिप डीड बनी है, मतलब जो उनका एग्रीमेंट है, उनको सक्सेसफुली उसको अप्लाई करने के लिए बेसिकली हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस, जो पार्टनर के बीच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो प्रॉफिट तो हमारा स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट हो गया जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट निकाल लिया, वो हो गया हमारा प्रॉफिट। लेकिन हम कौन सा पार्टनर कितना पैसा घर पे लेके जाएगा, उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन रहता है, जो हमारा रेंट टू पार्टनर रहता है, जब कुछ भी ऐसी चीजें रहती हैं जो हमारा बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस है, उन चीजों को हम क्या करते हैं, उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस में रखते हैं। इसी वजह से हम प्रॉफिट एंड लॉस में उसे नहीं लिखते, इसीलिए हम उसको बोलते हैं एक्सपेंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट के अगेंस्ट हम उसे चार्ज करते हैं। तो उसके बाद आ गया एक स्टूडेंट का कमेंट आया है कि सर पास्ट एडजस्टमेंट में क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हुआ हो तो कैसे। मैं बताऊं आपको, वैसे आप इसके लिए मेरी इससे पहले वाला लेक्चर आप देख सकते हो, लेक्चर नंबर 14, उसमें मैंने ये चीज आपको स्पेशली एक क्वेश्चन के साथ और एग्जाम्पल के साथ मैंने करवा रखा है, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। आप वहां से देखो, अगर फिर भी आपको नहीं पता चलेगा तो आप मेरे को कॉल कर लेना, मैं आपको क्लियर करवा दूंगा ये टॉपिक। तो फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, कैपिटल दो तरह की होती है बिजनेस में, एक तो होती है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि हमारी जो कैपिटल है अगर तो वो फिक्स हो गई, मतलब पार्टनर्स ने बैठ के डिसाइड कर लिया कि किसी पार्टनर्स का इससे कम पैसा नहीं होगा या इससे ज्यादा नहीं होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। और उसके अलावा अगर उन्होंने इस चीज को डिसाइड नहीं किया, मतलब जो हमारी कैपिटल है वो वेरी कर सकती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोलते हैं। और इन केस आपको पास्ट एडजस्टमेंट, जो अभी स्टूडेंट ने पूछा था कि अगर पास्ट एडजस्टमेंट में आपको फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दी हुई है, इन केस आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल गिवन है और आपको क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दे रखल ही फिक्स दी हुई है, तो आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है।
तो आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? क्योंकि हमारी कैपिटल फिक्स है। हमने जो इनिशियल स्टेज में कैपिटल रखी थी वही साल के एंड में है, मतलब जो साल के बिगिनिंग में थी सेम कैपिटल ही हमारी साल के एंड में है। हमने उसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। इसी वजह से हमको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद हमारा जो टॉपिक था गारंटी ऑफ प्रॉफिट, अगर आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ये था हमारा चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इसमें आपको मेन टॉपिक जो करने हैं मैं उसके बारे में बता रहा हूं अभी आपको। एक तो पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आपको पक्का आता है एग्जाम में 6 मार्क्स का, ठीक है। और गारंटी ऑफ प्रॉफिट का भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, लेकिन वो फाइनल नहीं होता कि आएगा ही आएगा, लेकिन काफी सारे चांसेस होते हैं पेपर में आने के। इसके अलावा फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल टॉपिक आपको अच्छे से करने की जरूरत है, जो मेरी मेन टिप भी रहेगी इस चैप्टर के लिए। अगर आप कैपिटल अकाउंट को अच्छे से समझोगे, पढ़ोगे, तो आपको नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में इसको अप्लाई करना इजी हो जाएगा, क्योंकि और आपको करना भी पड़ेगा। तो इसी वजह से अगर आप यहीं पे इसको अच्छे से कर लोगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा कैपिटल अकाउंट वाला लेक्चर अच्छे से सुनो। और थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि आपका जो कैपिटल अकाउंट है वो आपको जरूरी है करना। कैपिटल अकाउंट हर चैप्टर में आपके यूज होगा, तो कैपिटल अकाउंट को आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करो कैपिटल अकाउंट पर, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको थोड़ी सी टिप्स देनी थी जो बेसिकली आपको +2 की अकाउंटेंसी करते हुए ध्यान में रखना है कि आपको सबसे पहली बात तो 80 मार्क्स का एग्जाम आना है, जिसमें से आपको 20 मार्क्स के क्या आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। तो आपको एमसीक्यूज मैंने क्या देखा, मेरे पास जो, क्योंकि एमसीक्यू वाला जो पैटर्न है वो लास्ट ईयर आया, मतलब 2020 मार्च में फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ है जिसमें एमसीक्यू आए हैं +2 अकाउंटेंसी में। तो बच्चे क्या बोल रहे थे, सर हमारे तो 20 मार्क्स श्योर है, बिल्कुल ऐसे पढ़े हैं कि हमने जब चैप्टर ही कर रखे हैं। एमसीक्यू में तो 4 ऑप्शंस होती हैं, मैं अगर तुक्का भी लगाऊंगा तो मेरा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है उसमें आपको सही और गलत का जल्दी पता नहीं चलता, लेकिन जो सब्जेक्टिव टाइप होता है वो आप इजीली कर सकते हो। तो आप ये चीज को दिमाग निकाल दो कि आपको एमसीक्यू में से बैठे बिठाए मार्क्स मिल जाएंगे, तो आपको एमसीक्यू करने ही पड़ेंगे और अच्छे से करने पड़ेंगे। जो आपके एग्जाम में 20 मार्क्स के इन्होंने क्वेश्चन रखे हैं 1 मार्क्स के, उसमें इन्होंने 3 चीजें रखी हैं। सबसे पहली बात तो एमसीक्यू जो मैंने आपको बताया, हर बुक में चैप्टर के एंड में या कहीं ना कहीं आपको एमसीक्यूज पक्का दिए होंगे। आप एमसीक्यूज को साथ साथ में जरूर करो। और इसके अलावा मैं चैप्टर के एंड में आपको एमसीक्यू की एक वीडियो पक्का दूंगा, आपको अच्छे से करनी है। इसके अलावा जो मेरी सेकंड टिप है आपके लिए, पहली टिप थी मैंने आपको एमसीक्यू के लिए बोला कि आपको एमसीक्यू अच्छे से करनी है, क्योंकि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं। और जो हम बड़े पर जरूर फोकस करो। और नंबर सेकंड जो मेरी टिप है, आप अकाउंटेंसी विदाउट प्रैक्टिस कभी नहीं आ सकती। आप क्या करते हो, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि मेरे पढ़ लिया, हमें पता चल गया, जब हमने मैम से पढ़ लिया हमें पता चल गया, जब एग्जाम में आएगा मैं तो ऐसे कर दूंगा, चुटकी बजा के हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। अकाउंटेंसी विदाउट प्रैक्टिस कभी भी नहीं आती। आप +1 की अकाउंटेंसी में फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ते हो कि अकाउंटेंसी आर्ट भी है और साइंस भी है। एक क्वेश्चन आया है कि सर क्या एमसीक्यू में न्यूमेरिकल आते हैं या ओनली थ्योरी होती है? तो एमसीक्यू में थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों में से कोई भी हो सकता है। वैसे ज्यादातर न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू आते हैं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है जो वो न्यूमेरिकल बेस्ड है। और नंबर सेकंड जो हम बात कर रहे थे अपनी, जो
प्रैक्टिस के बिना हमारा अकाउंटेंसी कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। मतलब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको अकाउंटेंसी कभी भी अच्छे से नहीं आएगी।